हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सेमेस्टर 5 का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वन शॉट वीडियो ये दे रहा हूं और आपको इसमें जितने भी मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। ज़्यादा वीडियो जो है लंबी नहीं होगी। फ्री पीडीएफ नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है बहुत अच्छे से सारे यूनिट्स के जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इंग्लिश मीडियम से अगर आप हो तो इंग्लिश मीडियम में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और दोनों ही वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला थंबनेल आप देख रहे हो ना, इसमें आपको सारे यूनिट से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, 3 घंटे के लगभग है आसपास, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आपको जितने भी फ्री पीडीएफ नोट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पे दे दिए जाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आप अगर कुछ पूछना चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट जो है यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, बताइए कि संप्रभुता को आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली की एक जरूरी और परिभाषित विशेषता क्यों माना जाता है। तो मॉडर्न टाइम में जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसमें संप्रभुता जो होता है, सोवर्निटी, वो क्यों जरूरी है, क्यों उसको एक खास माना जाता है इसमें। तो आप समझिए, संप्रभुता आप अगर देखो तो सबसे महत्वपूर्ण विचार है। अगर आप आधुनिक मॉडर्न समय में राष्ट्र राज्य व्यवस्था की बात करते हो ना, तो देखो भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी विशेषता है। वो किसी भी देश को ना, आप देखोगे बहुत सारे और भी मानव संगठन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, लेकिन किसी भी देश को ये जो सोवर्निटी है, यानी कि अपने आप पे हम खुद राज करते हैं, अपने आप को हम खुद चलाते हैं ना, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर संप्रभुता ना हो तो कोई भी जो राज्य, यहाँ राज्य का मतलब है देश, तो कोई भी देश ना आज़ादी के साथ काम कर ही नहीं पाएगा। संप्रभुता का मतलब ही यही है कि भाई आप अपने देश पे खुद राज करते हो, कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं करता। यानी कि वे अपने स्वयं के निर्णय नहीं ले पाएगा अगर संप्रभुता नहीं होगा। अगर वो संप्रभुत्व देश नहीं है ना, तो वो कोई डिसीजन भी खुल के नहीं ले पाएगा, ना ही अपने लोगों या फिर अपने क्षेत्र पर अपना अधिकार बना पाएगा। जब आपका अपने लोगों पर और अपने क्षेत्र पर अधिकार स्थापित होता है, उसी को ही हम संप्रभुता कहते हैं। और इसी कारण संप्रभुता को आधुनिक राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और पहचान बनाने वाली विशेषता माना जाता है। आज की डेट में ये बहुत जरूरी है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी भी देश के पास पूरी और सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि आप अपने देश को खुद संभाल रहे हो, खुद चला रहे हो, कोई दूसरा आके आपके देश को नहीं चला रहा। तो ये दो तरीके से होता है, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि आप अपने देश के अंदर कानून खुद बनाते हो, अपने देश में कानून बनाकर खुद उसको लागू करते हो। और बाहरी संप्रभुता का मतलब है कि राज्य विदेशी देशों के दबाव से मुक्त होकर अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। यानी कि ये भारत देश है, वो कोई भी इंटरनेशनल डिसीजन लेता है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग लेता है, वो किसी के दबाव में आकर डिसीजंस नहीं लेता। अगर किसी के पास भी संप्रभुता नहीं होगी तो होगा क्या, वो देश आप कभी भी आज़ाद नहीं कह सकोगे। उस देश को, वो देश कभी आज़ाद है ही नहीं इसका मतलब, ठीक है भाई, वो देश कभी आज़ाद कहलाएगा ही नहीं। ना वो अपने फैसले खुद ले पाएगा, ना तो लोगों पर ना भूमि पर उसका कोई अधिकार ही नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता ही राज्य को राज्य बनाती है। अगर आपके पास ये अधिकार नहीं है तो आपका देश फिर देश नहीं है। और यही सबसे एक बुनियादी पहचान है आज की डेट में। तो संप्रभुता जो है ना, वो राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर सबसे ऊंचा और अंतिम अधिकार देती है। यानी कि आप अपने देश में ना अपना देश खुद चलाते हो। सो इसी को आप आंतरिक संप्रभुता कह सकते हो। यानी कि किसी भी देश की पहचान इसी बात से होती है कि भाई वो अपनी सीमाओं के अंदर जो भी चीज़ें आपके देश के अंदर हो रही है ना, आपके पास उसका पूरा कंट्रोल हो। यानी कि देश के लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारे देश के पास होना चाहिए। पुलिस है, हमारी सेना है, हमारे अदालत है, या बल का यूज़ करके जो ये सारा अधिकार भी, ये सब यूज़ करने का अधिकार भी उस देश का ही होगा। और नागरिकों को राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होगा। जो भी देश है, अगर वो संप्रभुत्व देश है, तो वो जो कानून बनाएगा उसके नागरिक उस कानून को मानेंगे। और कोई भी बाहरी शक्ति जो है देश के उस आंतरिक मामलों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है। और क्या होगा,
आंतरिक संप्रभुता वही शक्ति है जिसके मतलब जिससे कोई देश अपने यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखता है। यानी कि हमारा देश इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो हमारे यहाँ पे आंतरिक संप्रभुता है, तभी तो हम अपने देश के अंदर कानून बनाते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को शिक्षा की सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं देते हैं। कोई दखल अंदाजी थोड़ी करने आता है हमारे यहाँ पे। तो अगर किसी देश के अंदर आंतरिक संप्रभुता खत्म हो जाए, ये कब हो सकता है? जब मान लो किसी देश के अंदर सिविल वॉर चल रही है, कोई गृह युद्ध छिड़ गया, या कोई दूसरे देश का कब्जा हो गया, या सरकार कमजोर पड़ गई, तभी होता है। तो वो देश ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो देश फिर बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। लेबनान, सोमालिया, अफगानिस्तान, बोस्निया, यहाँ पर देखा गया है अक्सर जब गृह युद्ध हुआ है इन जगहों पर, तो वहाँ की सरकारों का ही कंट्रोल चला गया है वहाँ से। सो आंतरिक संप्रभुता तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने देश को व्यवस्थित रखना है, मजबूत रखना है, और एक स्थिर आपको वहाँ पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम रखना है। ठीक है भाई, तो इन देशों के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज़रूरी है। संप्रभुता किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बराबरी का दर्जा देती है, जिससे बाहरी संप्रभुता कहा जाता है। यानी कि बाहरी संप्रभुता, एक्सटर्नल, ठीक है। तो संप्रभुता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण ही किसी देश को दुनिया के दूसरे देशों से मान्यता और सम्मान मिलता है। अगर आपका देश प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है, तो आपको कोई दूसरे दुनिया का देश क्यों मानेगा कि आप एक देश हो? तो एक संप्रभु देश की आकार या ताकत चाहे जितनी भी हो, अगर इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जितना भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के बराबर ही माना जाएगा वो। जैसे मान लो यूएनओ है, ठीक है, वहाँ पे एक जनरल असेंबली होती है ना, महासभा, तो वहाँ पे जो भी एक मान्यता प्राप्त देश है उसको एक वोट का अधिकार होता है। तो सबके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट होता है अगर आप एक संप्रभु देश हो। तो बाहरी संप्रभुता के लिए ज़रूरी है कि भाई दूसरे देश उस राज्य को मान्यता दें। सबसे पहले तो दूसरे देश मानते हो कि हाँ भाई आप एक देश हो। अगर मान्यता ही नहीं मिलेगी तो वो कभी भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ वगैरह में आप शामिल नहीं हो पाओगे, ना कोई समझौता कर पाओगे, ना ही आप किसी डिप्लोमेसी या कूटनीति में भाग ले पाओगे। तो ऐसे में क्या होगा, वो बस नाम का ही देश रह जाएगा। उनके पास ज़मीन होगा, नियंत्रण भी होगा, पर अगर बाहर से ही मान्यता नहीं मिलेगी तो वो देश पूरा देश नहीं माना जाएगा। तो इसलिए संप्रभुता ही वो चीज़ है जिससे कि आपको दुनिया के मंच पर एक वैधता मिलती है। राज्य और संप्रभुता एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। तो देखो, किसी भी इकाई को असली राज्य कहलाने के लिए उसके पास संप्रभुता होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको तभी एक देश मानोगे जब वो संप्रभु है। तो वही संप्रभुता का कोई अर्थ तभी होता है जब उसका प्रयोग कोई राज्य करता हो। यानी कि ये गहरा संबंध बताता है कि संप्रभुता कोई अतिरिक्त गुण नहीं है, बल्कि वह मूल तत्व है। यानी कि संप्रभुता ये नहीं कोई एक्सटर्नल चीज़ है जो होनी चाहिए, भाई ये बेसिक है। अगर ये नहीं है तो आपका देश भी नहीं है। हिंसले और कई विद्वान हैं ऐसे जो कहते हैं कि देशों के बनने का इतिहास और संप्रभुता का विचार आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी कि दोनों की हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे ना कि नए नए ये देश कैसे बने, राज्य कैसे बने, तो उसके पीछे वो संप्रभुता का आइडिया भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसी ऐतिहासिक और वैचारिक एक कनेक्टिविटी है इन दोनों शब्दों के बीच में। तो संप्रभुता किसी देश की आज़ादी और अपने फैसले खुद लेने की शक्ति को सुनिश्चित करती है। यानी कि संप्रभुता जब होगी तो कोई भी देश क्या करेगा, अपने कानून खुद बनाएगा, अपनी राजनीतिक व्यवस्था खुद चलाएगा, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पे समझौते करेगा, ठीक है, अगर मन करेगा तो समझौते ठुकरा देगा, अपने दोस्त बनाएगा, सहयोगी किसको चुनना है चुनेगा, कोई बाहर से कोई दखल नहीं करेगा, करेगा तो अपनी रक्षा करेगा। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो संप्रभुता किसी देश को बिना किसी दूसरी ताकत के दबाव में आए खुद शासन करने की आज़ादी देता है। सिंपल सी लाइन में कि कोई दूसरा आप पे दबाव नहीं डालेगा, आप जैसा आपको मन करे आप अपने देश को उस तरीके से भाई चला सकते हो। तो यही स्वतंत्रता देशों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक एकजुट इकाई की तरह काम करने में सक्षम बनाती है। तो चाहे यथार्थवादी हों या उदारवादी हों, सिद्धांतों में भी कहा गया है कि भाई संप्रभुता का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी संप्रभुता का होना बहुत ज़रूरी है। संप्रभुता राज्य को बाकी सभी सामाजिक संगठनों से अलग बनाती है। देखो, समाज में संस्थाएं तो बहुत होती हैं, स्कूल हो गया, क्लब हो गया, कंपनियां हो गई, जिनके अपने नियम होते हैं, नेता होते हैं, सदस्य होते हैं। पर आप ये थोड़ी कह दोगे ये सब संप्रभुता वाले ये सब ग्रुप्स हैं। नो, संप्रभुता तो एक शक्ति है,
ठीक है, जो एक देश के पास होती है। कानून को लागू करने का अधिकार बस सरकार के पास होता है, अपना जो फोर्स का यूज़ करना है वो सरकार के पास होता है, और किसी भी पूरे देश का जो क्षेत्र है उसका पूरा जो सर्वोच्च अधिकार है वो किसी एक सरकार देश के पास होता है। यानी कि एक पहचान बनाने की विशेषता है संप्रभुता। व्यवस्था, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस देश के पास पूरी और मजबूत संप्रभुता होती है वो देश कानून को अच्छे से लागू करता है, अपराध और हिंसा पर कंट्रोल करता है, अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, लोगों को न्याय दिलवाएगा, लोगों का कल्याण होगा, तो देश के अंदर भी एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी देश के अंदर। ठीक है, तो जब विद्रोह होता है, विदेशी हमला होता है, या मान लो घर के अंदर ही देश में कलह चल रहा है, तो ऐसे में संप्रभुता वीक पड़ जाती है, तो देश में अस्थिरता आ सकती है। सो फिर ये हो सकता है कि सरकार कमज़ोर हो जाएगी, कानून व्यवस्था टूट जाएगी, मानव का संकट हो सकता है, देश के भीतर हिंसा, लड़ाई झगड़े, टकराव हो सकते हैं, बाहरी शक्तियाँ भी दखल अंदाजी करने लगेंगी। संप्रभुता देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आपस में सहयोग करने की अनुमति देती है। तो देखो, जब कोई देश यूएनओ या यूरोपियन यूनियन जैसे ग्रुप्स में शामिल होता है तो वो अपनी मर्जी से एक संप्रभु देश के रूप में ही शामिल होता है, वो किसी के दबाव में शामिल नहीं हो रहा वहाँ जाके। तो अगर आप किसी से एग्रीमेंट करते हो तो आपकी संप्रभुता ख़त्म नहीं होती है। यानी कि देश सहयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे उन्हें फ़ायदा है। अगर आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हो, साइन कर रहे हो, ट्रीटी कर रहे हो, तो आपका फ़ायदा हो रहा होगा। आप जब मन करे आप इन एग्रीमेंट से पीछे भी हट सकते हो, तो अपने जो अंदरूनी मामले हैं उस पर पूरा अधिकार आपका है। तो वैश्वीकरण के दौर में भी जो देश हैं संप्रभु होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे है कि संप्रभुता के सामने आने वाली चुनौतियाँ यह दिखाती हैं कि ये कितनी ज़रूरी है। देखो, आज के समय में क्या है ना, वैश्वीकरण, एनजीओज, तकनीकी बदलाव, आतंकवाद, सीमा पार, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, इससे किसी भी देश की संप्रभुता वीक पड़ रही है। तो होता क्या है कि ये चुनौतियां हैं कि भाई देखो, वैश्वीकरण है, कंपनियों का महत्व आज की डेट में, एमएनसीज का महत्व बढ़ रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है देश को कंपनी चलाएंगी। चाहे भले ही वैश्विक समझौता हो, कोई आर्थिक निर्भरता हो, पर संप्रभुता को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के मुख्य विषय रहे हैं। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो हम युद्ध और शांति दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और कवर करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है। युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। प्राचीन काल से लेकर आज की डेट तक देशों ने हमेशा ये सोचा है कि युद्ध कैसे शुरू होते हैं, कैसे युद्ध को ख़त्म किया जा सकता है, और परमानेंट रूप से शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। तो युद्ध जो है भाई मानव जीवन को प्रभावित करता है। जब युद्ध होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है, राजनीतिक व्यवस्था पूरी बदल जाती है। जबकि शांति होगी तो एक स्थिरता आती है, सहयोग आता है, विकास होता है। क्योंकि युद्ध और शांति ही विश्व राजनीति की दिशा तय करते हैं। यानी कि जब युद्ध होगा या शांति होगी तभी हमें पता चलेगा दुनिया की पॉलिटिक्स कहाँ को जा रही है। युद्ध होगा तो भाई दुनिया में गुट बन जाएंगे, शांति का रास्ता चुनोगे तो सारी दुनिया साथ रहेगी। युद्ध को समझना जरूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसको हम पढ़ रहे हैं। तो युद्ध एक जटिल प्रक्रिया है, युद्ध के कई पहलू होते हैं। जैसे क्विंसी राइट एक विद्वान कहते हैं कि युद्ध अलग अलग लेकिन संगठित इकाइयों के बीच होने वाला हिंसक संघर्ष है। यानी कि अलग अलग देश इकाइयाँ जब आपस में लड़ती हैं, या संगठित समूह यानी कि एक कंट्री जब आपस में दूसरी कंट्री से लड़ रही है तो वही युद्ध है। कार्ल वॉन क्लॉजविट्स कहते हैं कि हिंसक तरीकों से राजनीति को आगे बढ़ाने का साधन ही युद्ध है। यानी कि हम गलत काम, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि युद्ध हमेशा किसी न किसी राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब भी कोई देश युद्ध में उतरता है तो ज़रूर उसकी कोई लालच होती है उसके पीछे। तो इन्हीं विचारों के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध युद्ध को सिर्फ युद्ध भूमि की लड़ाई नहीं मानता, बल्कि युद्ध को राजनीति से जोड़ा जाता है, सामाजिक और मानसिक और आर्थिक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। तो अक्सर युद्ध तब शुरू होते हैं जब देश या समूह आपसी विवादों को बातचीत से, समझौते से या समझदारी से हल नहीं कर पाते। अगर बातचीत से होता तो कोई लड़ता क्यों। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध युद्ध का अध्ययन करता है। इसीलिए इंटरनेशनल जब रिलेशंस आप पढ़ते हो तो आपको युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई आखिर होता क्या है, कि शांति के तरीके आखिर क्यों फेल हो जाते हैं। देखो, जब बातचीत नहीं होगी तो टकराव होगा, समझौता नहीं होगा तो आप बल का यूज़ करोगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन ये जानता है कि आखिर ऐसे हालात पैदा ही क्यों होते हैं।
तो युद्ध का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के युद्ध होते हैं। पहले ज़्यादातर जो युद्ध होते थे वो देशों के बीच लड़े जाते थे, जिन्हें अंतर्राज्यीय युद्ध कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। फिर क्या हुआ, शीत युद्ध जब खत्म हुआ, कोल्ड वॉर 1991-2 के बाद ज़्यादातर युद्ध जो है वो देशों के बीच नहीं बल्कि देशों के फिर अंदर होने लग गए। तो आंतरिक युद्ध शुरू हो गए। गृह युद्ध है, जैसे श्रीलंका में तमिल और सिंगली वाला, रवांडा के अंदर भी ऐसा ही कुछ था, जातीय संघर्ष, ठीक है। और ऐसे ही बाल्कन क्षेत्रों में भी अव्यवस्था बनी हुई थी जब वो सोवियत संघ टूटा था। आतंकवाद आज की डेट में इतना बढ़ गया है, आईएसआईएस, अलकायदा का आतंकवाद। आधुनिक युद्धों पर तकनीक का भी बहुत असर पड़ा है। आज की डेट में ना युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं। साइबर अटैक होते हैं, हैकिंग, डिजिटल हमले करना, ड्रोन से युद्ध करना, ठीक है, सूचना युद्ध, गलत इन्फॉर्मेशन, प्रचार, अफवाहें फैलाकर लड़ाई करवाना। तो युद्ध का रूप ना लगातार बदल रहा है। युद्ध के कारण तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है, एक तो होता है कि भाई व्यक्तिगत स्तर पे युद्ध होता है। अक्सर युद्ध नेताओं के फैसले से प्रभावित होते हैं। कई बार नेता जो है ना वो निर्णय गलत लेते हैं। कोई नेता हो सकता है स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, कोई डरा हुआ हो, कोई ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कोई हो सकता है कि दुश्मन को सही से समझ ना पा रहा हो, या वो कभी एक ग्रुप के दबाव में आ जाए कि भाई हाँ चलो इसको तो लड़ना ही है इससे। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रथम विश्व युद्ध से पहले कई नेताओं ने यह गलत अंदाज़ा लगाया कि युद्ध इतनी तेज़ी से फैल जाएगा, ठीक है। जैसे बे ऑफ पिग्स आक्रमण एक घटना हुई थी, उसमें क्या हुआ, अमेरिका के सलाहकारों ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता है क्या विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी बात ठुकरा दी जाएगी, और इसका नतीजा एक गलत फैसला निकला। कई बार नेता ये मान लेते हैं कि युद्ध जो है वो आसानी से जीत लेंगे, लेकिन इसी वजह से युद्ध बढ़ता है। पहले लोगों ने समझाने की कोशिश जो थी वो विरोध करने की कोशिश नहीं करी, उनको लग रहा था, डर था कि भाई कोई मानेगा नहीं उनकी। ऐसे ही फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं उनका भी एक पीओवी यही बताता है कि जिन देशों में महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा और बराबरी मिली है वे देश युद्ध में कम शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ नेतृत्व, सहयोग और बातचीत को ज़्यादा महत्व देता है। जहाँ लड़कियों की इज्जत होती है वहाँ पर लोग लड़ते कम हैं, याद रखिएगा। फिर है राज्य स्तर, घरेलू राजनीति और आर्थिक व्यवस्था, ये दूसरा कारण है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वान का मानना होता है कि किसी देश के अंदर की जो परिस्थितियाँ होती है ना उससे हमारा फॉरेन रिलेशंस बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे जो मार्क्सवादी विचारक हैं, लेनिन हैं, उनका एक तर्क था कि जो पूंजीवादी देशों के बीच बाजारों और उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। जो बड़े बड़े देश थे वो अपनी अपनी मार्केट फैलाना चाहते थे, अपना अपना गुलाम बनाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा देशों को, तो इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। हालांकि आज की डेट में जो स्टडी हुई है उससे पता चलता है कि आज के जो पूंजीवादी देश हैं अक्सर युद्ध की बजाय व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये चीज़ तो इनकी गलत साबित हो गई। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, वो हर युद्ध को जो है रुकवाने के लिए जाता है और कहता है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे। तो ये गलत है कहना, ठीक है, कि आज के पूंजीवादी देशों की वजह से युद्ध होता है। राजनीतिक व्यवस्था और युद्ध, जो उदारवादी विचारक होते हैं उनका मानना है कि लोकतांत्रिक देश लगभग कभी भी एक दूसरे से युद्ध नहीं करते। अगर आपके वहाँ पे व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक है तो आप बातचीत करोगे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं पर नियंत्रण और संतुलन होता है, कोई नेता आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। और जब युद्ध होता है तो भाई लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है, तो जनता तो कभी नहीं चाहती कि युद्ध हो। तो लोकतंत्र वाले देश बातचीत करते हैं, समझौते ज़्यादा करते हैं। जैसे आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ दो लोकतांत्रिक देशों ने आपस में युद्ध किया हो। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है। प्रणाली स्तर, तो जो यथार्थवादी लोग होते हैं उनका एक सिद्धांत है, उसके अनुसार दुनिया में कोई ऐसी केंद्रीय सरकार नहीं है जो सभी देशों को नियंत्रित करे। यानी कि हर देश की अपनी सरकार है, अपनी सुरक्षा हर कोई खुद करता है। कोई भी एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है पूरी दुनिया की जो कंट्रोल करती हो। तो ऐसे में देशों के बीच हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हों, होड़ लगी रहती है, हथियारों की होड़ लगी रहती है। हर कोई अपने सैन्य राजनीतिक गठबंधन बनाता रहता है, हर कोई अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ लगी हुई थी। 1990 में इराक और कुवैत का संघर्ष था, जिससे पूरे क्षेत्र का, मिडल ईस्ट का वो सब बिगड़ा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी समझना, ठीक है। शांति को समझते हैं अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीस यानी कि शांति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले शांति का मतलब होता था कि लड़ाई ना होना, हिंसा ना होना। तो इसे नकारात्मक शांति कहा जाता था, जो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती थी। ज़्यादा दिन थोड़ी ना कोई चुप रहेगा। लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो विद्वानों ने सकारात्मक एक नई अवधारणा दी, यानी कि देशों के बीच सहयोग बढ़ाओ, न्याय और समानता की बात करो, आर्थिक विकास की बात रखो, मजबूत यूएनओ जैसी संस्थाएं बनाओ, मानव अधिकारों की रक्षा करो। तो भाई हिंसा मत करो, शांति को बढ़ावा दो। तो ये है सकारात्मक शांति, जहाँ कुछ अच्छा करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो सिर्फ युद्ध रोकने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलनी पड़ेगी। लोकतंत्र आप अपने देश का मजबूत करो, बातचीत करो, संवाद को बढ़ावा दो, असमानता को कम करो, भेदभाव कम करो, क्षेत्रीय सहयोग अपने अपने पूरे एरिया में देशों के साथ बना के रखो, हथियारों की होड़ जो है ना उस पर नियंत्रण करो। जैसे यूरोपीय संघ ने पुराने दुश्मनों फ्रांस और जर्मनी को शांतिपूर्ण सहयोगी देश में बदल दिया। फ्रांस और जर्मनी आज उसके मेंबर हैं। शांति मिशन, शांति बनाए रखने के प्रयास। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब आप पीस का अध्ययन करते हो तो सीधे तौर पर इसको आप देखते हो कि यूएनओ या बाकी संगठन युद्ध को रोकने के लिए क्या करते हैं। शांति स्थापना पहला तरीका है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ के पास सैनिक होते हैं जिन्हें ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, जब देश में लड़ाई हो रही है तो ये युद्ध विराम या सीज फायर कराने में मदद करते हैं। जैसे साइप्रस के अंदर यूएनओ ने मिशन चलाया, लेबनान में चलाया, स्वेज नहर के मामले में चलाया मिशन। ये सैनिक तभी काम करते हैं जब दोनों पक्ष उनकी मौजूदगी को स्वीकार करें, और वे बल प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही करते हैं। अगर कोई उन पर अटैक करने लग जाएगा तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शांति निर्माण यानी कि पीस, जब मतलब आपको बनानी है किसी एरिया में, युद्ध रोकना है, तो संवाद होगी, बातचीत होगी, मीडिएटर आप बन जाओ, मध्यस्थता करा दो तीसरा पक्ष बनकर। ठीक है, समय रहते हस्तक्षेप करो, टकराव बढ़ने ना दो, हालात बिगड़ने से पहले ही आप अपने पीस जो कीपिंग फोर्स है वो भेज दो। जैसे एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में शांति वार्ताओं में संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका रही, वहाँ पे जितने भी पीस एग्रीमेंट्स हुए। शांति प्रवर्तन यानी कि जब जरूरत पड़े तो बल का भी यूज़ करो। तो जब शांति को बहुत गंभीर खतरा है, जब आपको लग रहा है किसी भी हालत में पीस नहीं बन पा रही है, तो यूएनओ फिर क्या करता है, उसका जो सुरक्षा परिषद है फिर वो काम करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे खाड़ी युद्ध चल रहा था उसमें हस्तक्षेप किया, कोसोवो में नाटो ने हस्तक्षेप किया। यानी कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। शांति निर्माण एक लंबा दीर्घकालिक प्रोसेस है, यानी कि युद्ध के बाद समाज को दोबारा खड़ा करना, लंबे समय तक वहाँ की उस देश की राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करवाना, अर्थव्यवस्था को ठीक करवाना, सुरक्षा व्यवस्था सुधारना, शिक्षा को सुधारना, न्याय की प्रणाली को सही करना। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट तिमोर, सिएरा लियोन, अफ़गानिस्तान में ये 2001 के बाद से लगातार कोशिश चल रही है शांति निर्माण की। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप शांति को ये नहीं कहते कि बस युद्ध खत्म करवा दिया तो हो गया, बल्कि एक लंबा प्रोसेस है जो चलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक दृष्टिकोण के रूप में यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण अब हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए देखते हैं कि जो यहाँ पे यथार्थवाद है उसको समझेंगे, और नव यथार्थवाद शास्त्रीय यथार्थवाद को कैसे संशोधित करता है, दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो देखो भाई, यथार्थवाद अगर हम पढ़ते हैं, रियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इंटरनेशनल रिलेशन का। हमें ये मदद करता है समझने में कि दुनिया की राजनीति में देश जैसे व्यवहार करते हैं तो वैसे वो क्यों कर रहे हैं। जैसे यथार्थवाद क्या कहता है, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, देशों के बीच हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे मुख्य भूमिका देशों की ही होती है। और भाई कोई हमारे विश्व में सरकार तो ऐसी है नहीं, अगर कोई हमें ऊपर से देशों को कंट्रोल नहीं कर रहा तो इसी की वजह से अराजकता होती है। देश सबसे ज़्यादा अपनी ताकत और अपने अस्तित्व की चिंता करते हैं, कैसे भी करके अपने को मजबूत करते हैं। टकराव भी होता है, ठीक है, युद्ध में, मतलब युद्ध में भी कई देश शामिल होते हैं, ये नॉर्मल है, रोज़ चलता रहता है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद बहुत प्रभावशाली हो गया। उस समय के कई विचारकों को लगा कि पहले आदर्शवाद की बातें होती थी, शांति से रहो, कानून पर भरोसा रखो, ज़्यादा ही आप आशावादी हो जाते थे। सो होता क्या था, इसके अलावा अमेरिका सोवियत संघ के बीच जब तनाव बढ़े कोल्ड वॉर में, तो उसके बाद यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो यथार्थवाद के अंदर क्या मान्यता है, इसमें क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो इंसानों का स्वभाव होता है वो स्वार्थी है। देखो, हर किसी में लालच है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास शक्ति हो। तो वही मनुष्य राज्य को चलाएगा जिसको लालच है, तो राज्य भी फिर आपस में कंपटीशन करेंगे, सिंपल सी बात है।
तो जो इंटरनेशनल हमारा पूरा सिस्टम है वो बहुत अराजक है, यानी देशों को नियंत्रित करने वाली कोई ऊपर सत्ता तो बैठी नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे अहम भूमिका ही राज्यों की होती है। एनजीओ या एमएनसी वगैरह तो बिल्कुल बाद में आती हैं। तो कोई भी राज्य अपने राष्ट्रीय हित को ही प्रायोरिटी देता है, जिससे कि मुख्य रूप से वो खुद को सुरक्षित रखे। तो विदेश नीति का सबसे भरोसेमंद साधन सैन्य शक्ति को माना जाता है। हर देश चाहता है मेरी सैन्य शक्ति अच्छी हो। तो यथार्थवादी लोग मानते हैं कि देखो, नैतिकता विदेश नीति को निर्देशित नहीं कर सकती। ज़्यादा नैतिक आप नहीं रह सकते, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा सार्वभौमिक नैतिक नियमों से भी ज़्यादा जरूरी है। आपको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो टकराव भी होंगे, ठीक है, आप बच नहीं सकते टकराव से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइम तक आपका कभी ना कभी पंगा होगा। जो शास्त्रीय पुराना यथार्थवाद है वो क्या कहता था कि जो भी संघर्ष होता है उसकी जड़ है हमारा स्वभाव। तो जैसे मॉर्गेन्दो हैं, थ्यूसिडाइड्स हैं, मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, बड़े बड़े विचारक हुए हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अगर होते हैं ना, तो उसका मेन रीज़न है हमारा स्वभाव। मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही चाहता है शक्ति हो, खतरों से डरता है और दूसरों पर प्रभाव का प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। हर इंसान चाहता है दूसरे के ऊपर मेरा प्रभुत्व रहे, दबदबा रहे, क्योंकि देशों को मनुष्य चलाते हैं, इसीलिए सभी आपस में लड़ते हैं देश। तो पुराने वाले यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्रीय हित का सीधा संबंध शक्ति से है। उनके अनुसार राज्य तीन तरह से शक्ति से जुड़ा व्यवहार कर सकता है: अपनी मौजूदा शक्ति को बनाए रखना, अपनी शक्ति को बढ़ाना और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाना। हर देश यही चाहता है, तीन चीज़ें। तो नैतिकता भी है, पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाता, लेकिन ये कहा जाता है कि नैतिक मूल्यों को भी आप थोड़ा देखो कि रियल चीज़ें क्या चल रही हैं, उसके बाद नैतिक बातें करो, ठीक है। हमेशा नैतिक नहीं रह सकते आप। रियल पॉलिटिक और कौटिल्य का योगदान। तो जब आप कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, उनकी अर्थशास्त्र बुक पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा यथार्थवादी सोच रखते थे। कौटिल्य इस बात से सहमत थे कि देखो भाई, शासन और राजनीति में शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं ना, रियलिस्ट, वो थोड़े से इनसे अलग हैं। कौटिल्य उनसे अलग हैं। वे शक्ति को नैतिकता और सुशासन से अलग नहीं करते, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई देखो, उनका मानना है जो भी राजा होता है किसी देश का, तो उसका पहला कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, धर्म का पालन करे। इसमें नैतिकता आ गई। देश के अंदर स्थिरता बनाए रखे, क्योंकि आंतरिक रूप से मजबूती होगी तभी बाहर से आप सुरक्षित रहोगे। तो कौटिल्य के अनुसार कूटनीति, गठबंधन, गुप्तचर की व्यवस्था बनाए रखना, रणनीति बनाना, ये सब बहुत ज़रूरी टूल्स हैं हमारे। तो यथार्थवाद ये नहीं है कि अनैतिक है, ये तो नैतिकता की बात कर रहे हैं ना इनका यथार्थवाद। तो यथार्थवाद की क्या मजबूतियां हैं? यथार्थवाद देखो बहुत प्रभावशाली एक थिंकिंग है, और यह युद्ध, प्रतिस्पर्धा और टकराव को ज़्यादातर सिद्धांतों की तुलना में बेहतर तरीके से समझाता है कि युद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है तो वो कंपटीशन क्यों हो रहा है। तो भाई, शक्ति और सुरक्षा पर इसका जोर इतिहास और वर्तमान की घटनाओं जैसे शीत युद्ध से मेल खाता है। जैसे आपने देखा होगा, शीत युद्ध में भी हर कोई कंपटीशन लड़ रहा था अपने अपने ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजी को अच्छा बताने के लिए, अपने हथियार बढ़ाने के लिए। तो नीति निर्माताओं के लिए यह एक व्यवहारिक है, क्योंकि यह उन्हें खतरों और प्रतिस्पर्धा से निपटने में मदद करता है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो यह आदर्शवादी धारणाओं से बचता है। ज़्यादा रियलिस्टिक, मतलब जो लोग होते हैं वो आदर्शवादी नहीं होते। ज़्यादा जैसा है वैसा ही समझो, ज़्यादा आप जैसी होनी चाहिए इस चक्कर में मत पड़ो। जैसी है दुनिया, रियलिज्म इसी को तो कहते हैं, जो यथार्थ को आप पहचानो, ठीक है, सरल और स्पष्ट। कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां भी हैं, खूबियां हैं तो कमियां भी हैं। ये थोड़ा निराशावादी है, आशावादी कम है, क्योंकि ये मान लेता है कि टकराव तो होगा ही होगा। ये कभी टकराव रोकने के लिए कह ही नहीं रहा है, और यह घरेलू राजनीति को नज़रअंदाज करता है, सिर्फ बाहर की बात कर रहा है। देश को मतलब कहता है कि चाहे हर देश की व्यवस्था बेशक अलग हो, पर ये कह रहा है हर देश जो है वो एक जैसा होता है। तो यह आतंकवादी संगठनों, एमएनसी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे एनजीओ वगैरह, इनकी भूमिका को ज़्यादा वो, मतलब इन सारी चीज़ों को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है ज़्यादा, कि इनसे भी कुछ असर पड़ रहा है देशों के ऊपर। नैतिकता, मानव अधिकार, इंटरनेशनल कानून, इन सब की भी ये बात नहीं कर रहे। तो ये लंबे समय तक चली शांति, और जैसे यूरोपीय संघ का एकीकरण हुआ और आर्थिक सहयोग को ठीक से समझ ही नहीं पाता कि भाई सहयोग नाम की भी कोई चीज़ होती है। पर्यावरण का संकट है, वैश्वीकरण का संकट है, तकनीक से होने वाली कई चुनौतियां हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी ये ज़्यादा नहीं देख पा रहा है। फिर नव यथार्थवाद की एक सोच आती है। नव यथार्थवाद क्या है? जिसको आप संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हो। इसको केनेथ वॉल्स ने बताया था।
और ये क्या कहता है, मानव स्वभाव को नहीं ज़्यादा फोकस कर रहा, ये कह रहा है जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरी व्यवस्था, उसको समझो। तो वॉल्ट्स जो विद्वान है वो क्या कहते हैं कि भले ही मनुष्य का स्वभाव शांति प्रिय हो, फिर भी देश आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो पूरी सिस्टम बना हुआ है वो अराजक है। आप कितना भी शरीफ बन जाओ पर देश तो लड़ेंगे आपस में। सो ये कहते हैं अराजकता को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। मतलब अराजकता तो है ही है। सभी देशों को कार्य के लिहाज से लगभग एक जैसा माना जाता है, जिनका मुख्य लक्ष्य यही है, हर देश अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पूरी व्यवस्था में शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ है, इस पर ध्यान देना कि भाई पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम है किस पे कितनी ताकत है। तो नव यथार्थवाद के अनुसार यह ज़्यादा मायने नहीं रखता कि नेता कौन है या क्या मूल्य है उसके अंदर, बल्कि असली बात यह है कि कोई देश दूसरे देश की तुलना में कितना ताकतवर है। बेसिकली ताकत ही ताकत की बात हो रही है। तो इसी पीओवी के मुताबिक देश शक्ति पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उन्हें एक तय ढर्रे पर चलने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम ही ऐसा बन गया है। नव यथार्थवाद द्वारा जो पुराना यथार्थवाद है उसमें किए गए कुछ बदलाव हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले मानव स्वभाव पे ज़्यादा फोकस होता था। जो पुराना यथार्थवाद है वो कहता है कि अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो वो मानव का स्वभाव उसका मेन कारण है। लेकिन नव यथार्थवाद कह रहा है कि टकराव का असली कारण है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि हमारे यहाँ कोई सत्ता ही सर्वोच्च नहीं है, हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर है। फिर नेताओं और राज्यों पर ज़्यादा ध्यान होता था पहले के समय में, पर नव यथार्थवाद वाले जो हैं वो घरेलू राजनीति और नेताओं के व्यक्तित्व को कम महत्व दे रहे हैं। यानी कि इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही, मतलब आप मान के चलो, सभी देशों पर एक जैसे दबाव डाल रही है, जिससे वो अक्सर समान तरह का व्यवहार करने लगते हैं। अंदरूनी देश में क्या चल रहा है उसकी बात ये नहीं कर रहा है। और क्या है कि भाई देखो, जो केनेथ वॉल्ट्स हैं उनके अनुसार देश जो है वो असीमित शक्ति पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज की दुनिया में हर देश अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति हासिल करता है। तो बेसिकली शक्ति एक साधन है, हर देश का गोल ये नहीं है कि वह शक्तिशाली होना है, और भी देशों के गोल्स हैं। हालांकि जो आक्रामक यथार्थवादी हैं जैसे जॉन मीयरशाइमर, उनका मानना है कि देश जितनी ज़्यादा शक्ति हासिल कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश हर देश कर रहे हैं, ताकि वो अपने क्षेत्र में सबसे ताकतवर हो जाएं। अपने एशिया का अगर मामला देखें तो इंडिया मान लो चाहता है कि मैं पूरे एशिया में ताकतवर हो जाऊं। शक्ति संतुलन जानबूझकर बनाई गई नीति, लेकिन अब है कि अपने आप बनने वाली प्रक्रिया। तो जो पुराने यथार्थवादी है वो मानते हैं कि शक्ति संतुलन देशों द्वारा सोच समझकर बनाया जाता था कि मेरे दो देशों के पास न्यूक्लियर है तो मैं भी बनाऊं। पर आज की डेट में शक्ति संतुलन अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई देश ज़्यादा ताकतवर होता है दूसरा अपने आप अपना बैलेंस बना लेता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण। सो अगर फेमिनिज्म का आपका क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आएगा। तो फेमिनिस्ट थ्योरी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो उसमें आपको क्या बताना है, देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद दुनिया की राजनीति को समझने का एक अलग तरीका है। तो इसमें महिलाएं कहाँ स्टैंड करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जेंडर का क्या प्रभाव है, और जो मुख्य धारा के अभी तक आपने सिद्धांत पढ़े हैं, थ्योरीज, या यथार्थवाद हो, उदारवाद हो, ज़्यादातर देशों युद्ध और शक्ति की उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, जेंडर पे किसी का फोकस नहीं है। तो नारीवाद कहता है कि ये सिद्धांत दुनिया की एक बड़ी सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो है महिलाओं की स्थिति, यानी कि महिलाओं की असमान स्थिति, और जो लिंग के आधार पर शक्ति संरचनाएं बनी हुई हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कोई भी बड़ा कोई अधिकारी है तो वो लड़का ही होगा। तो नारीवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत व्यापक बना देता है, क्योंकि ये लिंग और असमानता जैसी चीज़ों को भी जोड़ देता है। तो इसका मेन फोकस क्या है आप समझो। नारीवाद का मानना है कि हमारी जो पूरे ग्लोबल राजनीति है ना, इसमें कई ऐसी छिपी हुई शक्ति संरचनाएं मौजूद है जो अक्सर पुरुषों को महिलाओं पर बढ़त देती हैं, कि पुरुष ज़्यादा आगे रहते हैं। यानी कि महिलाओं की मेहनत को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का, बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। सामाजिक व्यवस्थाएं ये तय करती हैं कि पुरुष और महिलाएं क्या करेंगे और क्या नहीं। हमारे समाज में स्टीरियोटाइप्स चलते हैं, लड़कों के लिए पहले डिसाइडेड है लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। तो जो हमारा मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशन है वो अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, जिसको नारीवादी जो लोग हैं वो बताते हैं। तो नारीवाद जो है वो यथार्थवाद क्या है और नव यथार्थवाद की आलोचना कैसे करता है, देखो समझो। देखो यथार्थवाद जो हमने पीछे पढ़ा वो किस पे फोकस करता है,
राज्य की शक्ति ज़्यादा हो, सैन्य ताकत ज़्यादा हो, खुद को सुरक्षित रखना है ना। लेकिन नारीवादी आलोचक है ना, वो क्या कहते हैं कि जो यथार्थवाद की थिंकिंग है वो आक्रामकता, कंपटीशन और युद्ध को नॉर्मल मान रहा है। यानी कि ये तो मेल एक तरीके से क्या कहते हैं, मेल डोमिनेंट एक थिंकिंग है कि वो अपने हिसाब से लड़ाई झगड़े को प्रमोट कर रहा है। यथार्थवादी नेता सेनाएं और राज्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि जो यथार्थवाद के थिंकर्स हैं वो देशों की मतलब बात कर रहे हैं, सेनाओं की, नेताओं की, लेकिन आम लोग खासकर महिलाओं को इग्नोर कर रहे हैं, वो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है युद्ध अगर कहीं हो जाए। तो यथार्थवादी युद्ध के दौरान जो होता है, जैसे यौन हिंसा, शरणार्थियों की समस्या या महिलाओं की क्या भूमिका है किसी की देश में शांति व्यवस्था बनाने में, इसको इग्नोर किया जा रहा है पूरी तरीके से। तो नारीवाद उदारवाद और नव उदारवाद की आलोचना कैसे कर रहा है, समझो। उदारवाद जो है वो अधिकारों, सहयोग और संस्थाओं पर जोर दे रहा है कि भाई सभी को, ठीक है। नारीवाद इस बात की सराहना करते हैं कि चलो ठीक है, अधिकारों की आप बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही कुछ गंभीर समस्याएं भी हैं। उदारवाद की विचारधारा में मान लिया जाता है कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है, जबकि वास्तविकता में बराबर के अधिकार नहीं मिले हुए महिलाओं को। तो नव उदारवादी जो हैं वो अर्थव्यवस्था, मतलब नव उदारवादी अर्थव्यवस्था अक्सर महिला के श्रम का शोषण करती है, खासकर कम वेतन वाले कामों में, जैसे कपड़ा उद्योग, घरेलू काम और प्रवासी मजदूरी। तो महिलाओं को आज की डेट में, जो आज की इकॉनमीज चल रही हैं देशों में, उसमें महिलाओं को वेतन बहुत कम मिलता है। तो जो हमारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कूटनीति का कोई भी अगर मामला है, फैसले लेने की प्रक्रिया है, तो महिलाओं को आज भी शामिल ज़्यादा नहीं किया जाता। इसीलिए नारीवादी लोग कहते हैं कि उदारवाद समानता की बात तो कर रहा है, लेकिन असमानता लिंग आधारित अभी भी है भाई, उसको भी तो आप डिस्कस करो। राज्य पर नारीवादी पुनर्विचार। तो जो मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशन है वो राज्य को इस तरीके से देखता है, तर्कसंगत, लिंग निरपेक्ष और विश्व राजनीति का मुख्य अभिनेता। कोई भी देश अगर होगा तो वो तर्कसंगत होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो नारीवादी लोग पता है क्या कहते हैं कि राज्य वास्तव में तटस्थ नहीं है, ऐतिहासिक रूप से इसे पुरुषों ने बनाया और पुरुषों के हितों के अनुसार चलाया। तो देश जो है ना, वो शुरू से ही अगर आप पढ़ोगे, पुरुषों ने ही देशों को बनाया है, पुरुषों ने अपने अकॉर्डिंगली देश में कानून बनाए हैं। लंबे समय तक महिलाओं को जो कुछ बुनियादी बेसिक राइट्स हैं वो भी नहीं मिले हुए, ठीक है। जो हमारी संस्थाएं होती हैं, जहाँ हमारी असेंबलीज होती हैं, वहाँ से भी महिलाओं को दूर रखा गया। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन को जब आप पढ़ते हो तो उसमें जैसे हॉब्स के विचार हैं, मैकेवले के विचार हैं, तो वो उस टाइम पे उन्होंने विचार लिखे थे जब महिलाओं की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं थी। तो नारीवाद ये दिखाता है कि आज के जो देश हैं वो तटस्थ के नाम पर लिंग आधारित पक्षपात को छिपा लेते हैं। वो जो पक्षपात हो रहा है उसकी वो बात नहीं कर रहे हैं। सैन्य और सुरक्षा की लिंग आधारित प्रकृति। तो नारीवादी विद्वानों का ये मानना है कि सेना और सुरक्षा व्यवस्था में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो पुरुष हैं वो ज़्यादा ताकतवर खुद को बताते हैं, बहादुर बताते हैं, रक्षक बताते हैं, वही सब पद संभाल के बैठे हैं। स्त्रीत्व को कमज़ोर माना जाता है, स्त्रियों को भावुक माना जाता है, डिपेंडेंट माना जाता है। तो इसीलिए महिलाओं को युद्ध लड़ने से बाहर रखा जाता है। पुरुषों को अगर वो हिंसा कर रहे हैं तो उसको वीरता की तरह दिखाया जाता है, और घरेलू हिंसा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। युद्ध के दौरान जो बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, मानव तस्करी जैसी घटनाएं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो नारीवादियों की नज़र में सुरक्षा का अर्थ क्या है? नारीवादियों का कहना है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि सुरक्षा में आप हर तरीके की, चाहे घरेलू हिंसा क्यों ना हो, उससे भी आप आज़ादी दिलाओ। आर्थिक सुरक्षा भी हो, सभी को बराबर वेतन मिले, रोजगार भी मिले, और मनुष्य की गरिमा और सम्मान के साथ जो जीवन जीने का अधिकार है वो उसको मिले। पोस्ट कॉलोनियल नारीवाद, यानी कि उत्तर जो आपका औपनिवेशिक नारीवाद है वो क्या कहता है? तो जो जब जिस तरीके से उपनिवेशवाद वगैरह ख़त्म हुआ, तो उसके बाद नारीवादी लोग ये बताते हैं कि लिंग आधारित असमानता को तब तक ठीक से नहीं समझा जा सकता जब तक इन बातों के साथ साथ आप इसको ना देखो कि उपनिवेशवाद का क्या इतिहास रहा है, नस्ल को लेकर क्या भेदभाव हुआ है पीछे, हमारे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था कैसी रही हैं। तो जो पोस्ट कॉलोनियल नारीवादी हैं, यानी कि ये उपनिवेशवाद के ख़त्म होने के बाद के जो नारीवादी लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब औपनिवेशिक शासक होते थे तो उन्होंने नई लिंग भूमिकाएं थोप दी और महिलाओं का शोषण किया, उन्होंने पुरुषों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। तो वेस्टर्न जो फेमिनिज्म है वो तो पूरी दुनिया की महिलाओं को, खासकर जो ग्लोबल साउथ है, जो साउथ वाली महिलाएं हैं,
उनको तो बिल्कुल ही ये कि मतलब की ओर से बोलने का दावा ही नहीं कर सकता, यानी कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है उनके बारे में। तो उपनिवेशोत्तर समाजों की महिलाएं कई स्तरों पर उत्पीड़न झेलती हैं, यानी कि जब ये हमारा उपनिवेशवाद का पूरा खत्म हुआ ना प्रोसेस, उसके बाद भी लिंग आधारित भेदभाव, गरीबी के कारण उनको झेलना समस्याएं, तो ये सारी चीज़ें आज भी वो झेल रही हैं। तो जब आप नारीवाद को पढ़ते हो तो आपका तरीका बदल जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने का, क्योंकि नारीवादी एक सिर्फ एक नई विचारधारा नहीं है, बल्कि इसमें होता क्या है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी आप पढ़ोगे, ना कि बड़ी घटनाओं को। इंटरव्यू, व्यक्तिगत अनुभव, गुणात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा स्टडी करने के लिए। इंटरव्यूज़ लोगे आप जाके समाज में, ये पूछना कि आधिकारिक विवरणों में कितनी आवाज़ें गायब हैं। अक्सर क्या होता है, लड़कियों की, महिलाओं की आवाज़ को दबा दिया जाता है। यह सवाल उठाना कि ज्ञान कौन बनाता है और किसे अनदेखा किया जा रहा है। सो जो मेन स्ट्रीम का आईआर चल रहा है ना, वो सिर्फ डेटा पे चल रहा है और देशों की बात कर रहे हैं। नारीवाद थोड़ा इसके स्कोप को बढ़ा रहा है। तो नारीवादी जो इनकी जो विचारधारा है उसकी कुछ आलोचना भी है और उसका जवाब भी है। पहली आलोचना ये आती है कि नारीवादी लोग सिर्फ महिलाओं पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, बल्कि इसका जवाब ये आता है कि जो आधुनिक जो नारीवादी इंटरनेशनल रिलेशंस के विचार हैं वो केवल महिलाओं के बारे में नहीं है, वो पुरुषों को और पुरुषत्व को भी समझा रहे हैं हमें। और वो देखता है कि पुरुषों पर मजबूत बनने, रक्षक बनने और भावनाएं ना दिखाने का सामाजिक दबाव डाला जाता है। कोई भी लड़का है तो उसको बोला जाता है मजबूत बन, रक्षक है तू, तू तो भाई अपना रो मत। तो ये वो कहते हैं कि ये तो गलत है ना, लड़कों के साथ भी गलत होता है। दूसरी आलोचना आती है कि नारीवाद का कोई एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि नारीवादी लोग कहते हैं कि दुनिया तो देखो बहुत डाइवर्स है ना, विविध है, इसलिए एक सिद्धांत में तो सब कुछ फिट बैठेगा नहीं। तो नारीवाद के अंदर भी अलग अलग दृष्टिकोण चलते हैं। तीसरी आलोचना क्या आती है कि पश्चिमी नारीवाद का प्रभाव ज़्यादा है और वह सभी महिलाओं के अनुभवों को एक जैसा मान लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ के महिलाओं के साथ हो रहा है वही पूरे दुनिया में हो रहा है, जबकि आज का नारीवाद इंटरसेक्शनैलिटी और पोस्ट कॉलोनियल दृष्टिकोण को अपनाता है। यानी कि इसका मतलब है कि वो अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग नस्लों, अलग अलग वर्गों और पहचान को साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि हर देश की महिलाओं के साथ किसके साथ क्या हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल अंतर्निर्भरता, यानी कि एक दूसरे पे जो आप निर्भर हो, अंतर्निर्भर हो, उसका सिद्धांत आपको बताते हुए नव उदारवादी सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले नव उदारवाद को समझिए। नव उदारवाद, जिसे नव उदार संस्थागतवाद भी कहा जाता है, 1970 के दशक के अंत और 1980 के शुरुआती टाइम में ये एक आइडियोलॉजी आई थी। ये नव यथार्थवाद को बढ़ते प्रभाव के जवाब के रूप में इसको लाया गया था। यथार्थवाद जब ज़्यादा आगे बढ़ रहा था तो फिर इस चीज़ को लाया गया था। जब नव उदारवादी लोग आए तो कुछ यथार्थवादी विचारों को, मतलब नव उदारवादी कुछ यथार्थवादी विचारों को भी मानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अराजक होना, ठीक है, देशों का तर्कसंगत तथा अपने हित देखने वाला होना। हर देश सेल्फिश है, इस बात को ये मानते हैं, लेकिन वे इस बात से जोरदार असहमति रखते हैं कि सहयोग करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं हो सकता, भाई सहयोग किया जा सकता है। तो इसके कुछ मुख्य विद्वान हुए हैं, रॉबर्ट कियोन है, ठीक है, इनका कुछ वर्क है आफ्टर हेजमनी करके, और रॉबर्ट एक्सलरोड है। तो इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन नामक किताब लिखी। इसमें इन्होंने समझाया है कि विश्व सरकार ना होने के बावजूद देशों के बीच सहयोग संभव है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई सरकार नहीं है तो सहयोग नहीं हो सकता, सहयोग हो सकता है अगर आप विश्वास करो। तो जो नव उदारवाद है उसका क्या मानना है, इसको समझते हैं। तो इसमें ये लोग सहमत हैं कि देखो दुनिया में कोई केंद्रीय सत्ता तो नहीं है जो सबको संभालती हो, यानी कि अराजकता है, और देश तर्कसंगत भी होते हैं, अपने हितों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन अराजकता का मतलब ये नहीं है कि सहयोग नहीं हो सकता दुनिया में, ठीक है। देश केवल यह नहीं देखते कि दूसरे पर कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि उन्हें खुद कितना लाभ मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ दूसरे को लूटना थोड़ी होता है। तो जब देश के बीच बार बार संपर्क होगा, सहयोग होगा, तो सभी लोग मिलकर काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो भी सब कुछ सही रहेगा, है ना, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो अराजकता होने के बाद भी टकराव जो है अपने आप नहीं होता, ऐसे अराजकता के बावजूद भी सहयोग होता है। तो नव उदारवादियों ने एक सवाल उठाया कि अगर दुनिया में कोई सरकार नहीं है तो देश हमेशा लड़ते क्यों नहीं रहते, है ना। इसका मतलब तो ये है कि आए दिन सबको लड़ना चाहिए। तो देश इसलिए सहयोग करते हैं क्योंकि इससे उन्हें भी फायदा होता है। अगर आप शांत रहोगे तो आपका भी फायदा होगा और अगले का भी फायदा होगा। जब देशों के बीच बार बार संपर्क होगा तो धोखा देना नुकसानदेह साबित होगा।
संस्थाएं नियम बनाकर अनिश्चितता और शक को कम करती हैं। संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, व्यापार होगा, सुरक्षा विकास के मामलों में आप एक दूसरे पर निर्भर रहोगे। तो सहयोग ना सिर्फ समझदारी है, बल्कि ये देखने को भी आपको मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी बहुत महत्व होता है। नव उदारवाद का सबसे बड़ा योगदान है कि ये कहता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है, जो नॉर्मल क्षेत्रीय संगठन होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये कैसे मदद करती हैं? ये संस्थाएं जो है मदद करती हैं, देशों के बीच बातचीत करवाती हैं। देशों पे अगर एक दूसरे को एक पे भरोसा नहीं है तो ये विश्वास बढ़ाती हैं। जानकारी और पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, इंटरनेशनल लेवल पे सारी जानकारियाँ जाती हैं। नियम बनाती हैं ये संस्थाएं, मानदंड तय करती हैं, ये देखती है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई विवाद हो जाए बड़े लेवल पे तो उसको शांत करवाती हैं। इसीलिए नव उदारवाद को नव संस्थागतवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ये ज़्यादा बात करता है। जो गैर राज्य अभिनेताएं होते हैं, यानी कि गैर राज्य कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारी एनजीओ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनकी भूमिका पर भी फोकस कर रहा है। यानी कि ये सभी राज्य के फैसलों को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। इन सब चीज़ों का असर होता है किसी भी देश की सरकार के ऊपर। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की अवधारणा, यानी कि आप एक जटिल रूप से अंतर्निर्भर एक दूसरे के ऊपर हो। यानी कि ये क्या कहता है कि रॉबर्ट कीहोने करके एक बहुत बड़े विद्वान हैं और जोसेफ नाय हैं, वो क्या कहते हैं कि जो आज की डेट में जो देश होते हैं वो कई तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से कोई जुड़ा हुआ है, कोई सामाजिक रूप से, कोई राजनीतिक रूप से। इन जुड़ाव का मतलब क्या है कि हर देश भाई एक दूसरे पर निर्भर है कहीं ना कहीं। कोई भी देश अकेले अपने सारे लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं होगा आपके पास। तो शक्ति केवल सैन्य नहीं होती है, बल्कि आर्थिक और संस्थागत शक्ति भी बहुत जरूरी है। यानी कि सिर्फ सैन्य शक्ति की बात मत करो। कुछ विशेषताएं बता देता हूं आपको मैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, जो ये अंतर्निर्भरता की बात हो रही है। ये दो विचारकों ने बताया है हमें। संपर्क के कई माध्यम होते हैं। देशों के बीच संपर्क सिर्फ सरकार से सरकार के बीच की कूटनीति तक नहीं होता। अलग अलग सरकार की एजेंसियां भी एक दूसरे देशों से संपर्क करती हैं, एनजीओज भी जुड़े होते हैं, एमएनसीज भी होती हैं। तो इसका मतलब है विश्व राजनीति पर सिर्फ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपतियों का नियंत्रण नहीं होता, ये सब चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। और मुद्दों की कोई स्थायी प्राथमिकता नहीं। यानी कि यथार्थवादी जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि देखो भाई, सैन्य सुरक्षा हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो ये कहते हैं सैन्य सुरक्षा की ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन जो नव उदारवादी लोग होते हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। उनका मानना है कि देखो, अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ सेना का मुद्दा नहीं होता हमेशा बात करने के लिए। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, व्यापार से रिलेटेड मुद्दे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा है, माइग्रेशन के मुद्दे हैं, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। तो इन समस्याओं को सैन्य ताकत से अब आप हल थोड़ी कर लोगे। तो परस्पर निर्भर देशों के बीच सैन्य बल का घटता महत्व होता क्या है? सैन्य बल का इस्तेमाल बहुत महंगा होता है भाई। जब आप सेना का यूज़ करोगे ना, तब पता चलेगा कितना खर्चा होता है, नुकसान भी होता है। आर्थिक प्रतिबंध, बातचीत और सहयोग ज़्यादा प्रभावी तरीका है। आप किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दो अगर कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, टकराव मत करो, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको संभालने दो। तो ऐसे में इसी वजह से आज आपने देखा होगा बड़े देश ज़्यादातर आपस में लड़ते नहीं हैं। नव उदारवादी सिद्धांत के लिए ये कॉम्प्लेक्स जो इंटरडिपेंडेंस है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सहयोग संभव है अगर आप बहुत ज़रूरी है। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो कैसे रह पाओगे आज की दुनिया में। देश अल्पकालिक शक्ति लाभ की बजाय लंबा सोच रहा है आज की डेट में। तो आपसी निर्भरता को संभालने में संस्थाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सैन्य बल एक शक्ति का एकमात्र या मुख्य साधन नहीं है। सैन्य बल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के महत्व के बारे में आपको बताना है और वैश्विक श्रम विभाजन का भी आपको वर्णन करना है। तो देखो भाई, इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सवाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, आज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह वैश्विक असमानता, जो दुनिया में भेदभाव है, शोषण होता है, आर्थिक शक्ति, जो कोई अमीर है कोई गरीब है, विश्व राजनीति में ये सब बातें चलती रहती हैं पूंजीवाद की वजह से, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कटाक्ष करता है। कार्ल मार्क्स सबसे बड़े थिंकर हैं, इसीलिए इसका नाम भी मार्क्सवाद है, विचारधारा का। तो उनका यही मानना है कि भाई देखो, आर्थिक संरचनाएं राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को तय करती हैं और वर्ग संघर्ष चलता रहता है। जो आधुनिक इंटरनेशनल रिलेशन के विद्वान हैं, मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद का उपयोग करके हमें कुछ चीज़ें समझाते हैं। यानी कि जो जितने भी देश होते हैं ना, उसमें असमानता होती है।
कुछ देश बहुत आगे होते हैं, कुछ देश बहुत पीछे होते हैं। साम्राज्यवाद भी चलता है कई जगहों पर, उपनिवेशवाद भी चलता आया है। श्रम का शोषण, किसी को मजदूरी करवा के पैसे ना देना, और जो पूंजीवाद है जिससे गरीबों का नुकसान हो रहा है, इससे जो संकट आ रहा है, ये मार्क्सवाद हमें समझाना चाहता है। तो पहले तो पुराना वाला मार्क्सवाद था, वो क्या कहता था? वो कहता था कि भाई इतिहास को आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी शक्ति आर्थिक परिस्थितियां ही होती हैं। जो वर्ग संघर्ष है वो हमेशा से ही चलता रहा है। एक तरफ पूंजीपति लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो जितना भी उत्पादन का साधन है उसके मालिक होते हैं, वो मजदूरों का शोषण लगातार करते रहते हैं। तो पूंजीवादी शोषण, मजदूर मेहनत करके मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उसका फायदा मजदूर नहीं बल्कि जो शोषण करने वाले पूंजीवादी है वो उठाते हैं। तो पूंजीवाद की आंतरिक विरोधाभास, संकट, असमानता और दुनिया भर में फैलाव इसकी स्वाभाविक विशेषता है। यानी कि पूंजीवाद से लोगों को लगता है कि फायदा हो रहा है, पर मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवाद की उपयोगिता क्या है, आप समझो। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पूंजीवाद कैसे राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर फैलता है, अमीर देश गरीब देशों पर कैसे अपना दबदबा जमाते हैं। तो मार्क्सवादी ही हमें बताते हैं भाई कि जो बड़े देश होते हैं ना, ज़्यादा पूंजी वाले, वो गरीब देशों को कुछ नहीं समझते। तो वैश्विक संघर्ष जो होता है, ग्लोबल जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो अक्सर पैसे को लेकर ही क्यों पैदा हो रहा है फिर। अब मार्क्सवाद और श्रम का वैश्विक विभाजन समझते हैं, ये मेन टॉपिक है हमारा आज का। तो देखो, श्रम का जो वैश्विक विभाजन है वो हमारा एक मेन पॉइंट है जो हमें आज समझना है। इसका मतलब है कुछ देश ऐसे हैं जो तकनीक के मामले में, पूंजी के मामले में और उच्च कौशल वाले उद्योगों पर ज़्यादा नियंत्रित हैं। यानी कि उन देशों में पैसा, ठीक है, उस पर ज़्यादा नियंत्रण है उनका, पैसे पे, पूंजी पे, तकनीक पे। बाकी देश जो हैं वहाँ कम कौशल वाले, श्रम प्रधान या प्राकृतिक संसाधन निकालने वाले कामों तक सीमित है। कुछ देश हैं जहाँ सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है। तो यह व्यवस्था क्या कर रही है, अमीर पूंजीवादी देशों को फायदा पहुंचा रही है। होता क्या है, जो केंद्रीय देश होते हैं, जो अमीर देश हैं, वो निर्माण करते हैं, वो पैसा बना रहे हैं, वो हाई टेक्नोलॉजी वाले फैक्ट्रियां बना रहे हैं। परिधि वाले जो देश हैं, यानी कि जो गरीब देश हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कच्चा माल भेज रहे हैं। सो मार्क्सवादी लोगों का कहना है कि ये जो है ना, ये नतीजा है पूंजीवाद के फैलने का। नव मार्क्सवाद की फिर जब अवधारणा आती है तो ये लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा आधुनिकता के साथ इसको जोड़ते हैं। जो नए वाले मार्क्सवादी लोग हैं, उनका मानना है कि मुख्य धारा, जो मेन स्ट्रीम का इंटरनेशनल रिलेशन है, जैसे आप यथार्थवाद पढ़ते हो, उदारवाद पढ़ते हो, तो वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। जैसे कि पूंजीवाद को एक वैश्विक व्यवस्था के रूप में देखना, वो लोग कह रहे हैं पूंजीवाद ही हमारी ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कितनी असमानता है, ऐतिहासिक रूप से कितना शोषण हुआ है, ठीक है। हर किसी का अपना आर्थिक हित छिपा हुआ है, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसे में हर देश की बात ये रखते हैं जो नव मार्क्सवाद वाले लोग हैं, बिल वॉरेन और वैश्विक पूंजीवाद। तो बिल वॉरेन वो बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, वो लेनिन के इस विचार को चुनौती देते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ठीक है। एक लाइन थी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। जब पूंजीवाद आएगा ना किसी देश में, सिर्फ पैसा ही पैसा चलेगा, तो एट द एंड में वो साम्राज्यवाद पे जाके ख़त्म होगा, लोकतंत्र भी ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। पर बिल वॉरेन पता है क्या कहते हैं कि साम्राज्यवाद ने वास्तव में गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में पूंजीवाद और औद्योगिकरण की फैलने में मदद की है। साम्राज्यवाद की वजह से ही आज की डेट में पूंजीवाद फैला है। तो बेसिकली पूंजीवाद क्या है, एक वैश्विक मजदूर वर्ग पैदा करता है। जब पूंजीवाद आता है तो हर एक बंदा होगा जो मालिक होगा, जो पैसे वाला होगा, और वहाँ पे कोई ना कोई गरीब होगा, ठीक है। जो मतलब होगा क्या, मजदूर वर्ग एक जरूर होगा उस देश में, आगे चलकर उसी का शोषण होगा और वही उसके खिलाफ खड़ा होगा अपने शोषण के। ऐसे में क्या है कि वो विकास की बात कर रहे हैं, साम्राज्यवाद और वैश्विक श्रम को आपस में जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं सब आपस में कनेक्टेड है। ये दिखाता है कि मजदूरों का शोषण कैसे एक देश से दूसरे देशों की ओर खिसकता रहता है, कभी किसी देश में होता है, कभी किसी देश में होता है। जस्टिन रोजनबर्ग, ये लोग ये भी एक थिंकर है, ये यथार्थवाद की बुराई कर रहे हैं। ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि देखो, घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जरूरत से ज़्यादा अलग मान लिया जाता है, ठीक है। इतिहास की भूमिका को आप इग्नोर कर रहे हो, पास्ट में क्या हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति को समझने की बजाय, ठीक है, सिर्फ शक्ति को संभालने का औजार मानते हैं। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सही से नहीं समझ रहे हैं जो यथार्थवादी लोग हैं। तो रोजनबर्ग पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अराजकता है वो कोई नेचुरल नहीं है, ये पूंजीवाद से ही अराजकता फैली है। तो संप्रभुता और शक्ति संतुलन जैसे विचार पूंजीवाद के साथ ही आए हैं कि हर देश चाहता है कि भाई हम अपने हथियार इतने बना दें, उतने बना दें।
तो इस दृष्टिकोण से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जो पूंजीवादी देश होते हैं ना, उनका व्यवहार मतलब कैसे पूंजीवाद से उनका पूरा व्यवहार एक तरीके से एक शेप होता है, और कैसे एक हायरार्की बन जाती है जहाँ एक मालिक होता है और दूसरी तरफ बेचारे मजदूर होते हैं। इमैनुअल वॉलस्टीन ये क्या कहते हैं, ये हमें एक सिद्धांत देते हैं, पूरी दुनिया को ये कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कोर स्टेट्स, अमीर ऐसे देश जो बहुत ताकतवर हैं, जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, टेक्नोलॉजी बहुत उनकी उन्नत है, पूंजी में मामले में वो बहुत आगे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्यापार के नियम भी यही देश बनाएंगे, पूरे ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करेंगे और गरीब देशों का शोषण करेंगे, संसाधन लूटेंगे। फिर है सेमी पेरिफेरियल देश, यानी कि ये मध्यम मीडियम लेवल के देश हैं, इनमें थोड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी, थोड़ा विकास होगा, लेकिन अभी भी ये निर्भर हैं बड़े देशों पर। फिर पेरिफेरल देश होंगे, यानी कि ये गरीब देश हैं, कमज़ोर देश हैं, जो सिर्फ कच्चा माल बेचते रहेंगे, मजदूर अपने देते रहेंगे, शोषण इन्हीं के साथ होगा, व्यापार में असमान व्यापार भी इन्हीं के साथ होगा। तो यही एक तरीके से ये पूंजीवाद ने ही पूरा सिस्टम बनाया है। तो श्रम का वैश्विक विभाजन कैसे काम करता है, तो मार्क्सवादी लोग यही तो कह रहे हैं। जो ताकतवर देश होते हैं वो बाजार को, कीमतों को और निवेश पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, गरीब देशों को अपने पे डिपेंडेंट रखते हैं। सीमाओं के पार श्रम का शोषण हो रहा है, एक देश में थोड़ी है, दुनिया भर के देशों में शोषण चल रहा है, मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है, ज़्यादा फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के ले जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक किसान से आप आलू खरीद रहे हो और उसको आप देते हो कम पैसे, उसी आलू के चिप्स बना के आप बड़े बड़े मॉल्स में बेचते हो, ठीक है, हवा भर के उसमें पैकेट में। तो यही तो होता है कि असली पैसा तो कोर देशों में जमा हो रहा है, ठीक है। फिर है ग्रामशी और वैश्विक वर्चस्व। सो एंटोनियो ग्रामशी एक और विद्वान है, ये क्या कहते हैं, वर्चस्व की बात कहते हैं। उनका कहना था कि जो अमीर हैं वो और ताकतवर वर्ग केवल जोर जबरदस्ती से ही सत्ता में बने नहीं रहते, बल्कि विचारों, सोच और सहमति के जरिए भी अपना मतलब वो दबदबा कायम रख रहे हैं। यानी कि जो बड़े देश हैं वो वैश्वीकरण का यूज़ कर रहे हैं, फ्री ट्रेड का यूज़ कर रहे हैं, विकास जैसे विचारों को फैला रहे हैं, ताकि वो बताएं कि हाँ हमारा दबदबा ही सही है। वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से, और गरीब देश इस व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए नॉर्मलाइज कर दिया गया है और उनको लगा दिया गया है कि भाई मान लो कि यही सही है, ठीक है, वैश्वीकरण ही आज की सच्चाई है। तो ग्रामशी हमें यही कह रहे हैं कि जो आज की डेट में जो दुनिया में पूंजीवाद है ना, ये तब भी क्यों चलता रहता है जब भाई आपको पता है पूंजीवाद से असमानता और अन्याय हो रहा है, तब भी चल रहा है ना भाई, तो ये रुका थोड़ी है। वैश्विक शासन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन वार्ताओं की चर्चा कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि वे बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में विफल क्यों रहती हैं। तो देखो, ग्लोबल गवर्नेंस को जलवायु के साथ जोड़ के आपको यहाँ पे बताना है। ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, बेसिकली नियम और वो संस्थाओं और समझौतों का एक नेटवर्क, यानी कि पूरे मतलब कोई देश अकेला कुछ प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाता, यानी कि यहाँ कोई बढ़िया एक एक इकलौती वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है दुनिया के अलग अलग देश तालमेल बिठा के आपस में काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ सरकार नहीं होगी इसमें, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, एनजीओज भी होंगे जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, प्राइवेट कंपनियां भी होंगी, ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ भी होंगी। ये क्यों ज़रूरी है आज की डेट में, देखो जलवायु परिवर्तन जैसे प्रदूषण वगैरह किसी एक देश पर नहीं रुकता, प्रदूषण होता ही रहता है, ठीक है। महामारियां भी पूरी दुनिया को जकड़ लेती हैं, आतंकवाद भी एक खतरा है, व्यापार, मानव अधिकार के भी मुद्दे किसी एक देश के नहीं होते हैं। तो ग्लोबल गवर्नेंस में होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का मॉडल क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि भाई राज्य केंद्रित, यानी कि पहले सारी शक्तियाँ केवल देशों की सरकारों के पास होती थी, सिर्फ सरकारों की बात की जाती थी, ठीक है। एक हायरार्की होती थी कि जो एक व्यवस्था होगी, शक्तिशाली देश ही पूरे दुनिया के नियम बना रहे हैं। पर वर्तमान में मॉडल बदल गया है, ठीक है। पोस्ट वेस्टफेलियन अब क्या होता है, केवल देशों की सीमाएं मायने नहीं रखती हैं, बल्कि इसमें कई और चीज़ें भी जुड़ गए हैं। इसके अंदर आपके भाई एनजीओज भी जुड़ गए हैं, एमएनसीज भी जुड़ गई हैं, G20 जैसी अब अलग अलग ग्रुप्स भी बन रहे हैं। तो अब एक देश के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं है। सो बेसिकली देखो, विकेंद्रीकृत इसमें क्या होगा, यानी कि शक्ति किसी एक देश के पास नहीं है, शक्ति आज की डेट में बट गई है। विविध, यानी कि सरकारी, गैर सरकारी, हर तरीके के संगठन आज शामिल हो रहे हैं डिस्कशंस में। बहुस्तरीय, स्थानीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर, हर तरीके से काम आपको करना है। जलवायु परिवर्तन क्या है, बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में,
ठीक है, प्रदूषण गर्मी एक जगह तो नहीं रहेगी, पूरे दुनिया में होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि वार्तालाप हो। जैसे UNFCCC है, इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या कहता है, एक एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, 1992 में इसको किया गया था। इसका मेन काम है कि भाई दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाओ जलवायु के मामले पे। फिर कॉप है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि एक एनुअल मीटिंग होती है दुनिया भर में। हाल ही में COP 28, COP 29 जैसों की चर्चा हो रही है। COP 26 आपने सुना होगा, पेरिस का जो समझौता है वो आपने सुना होगा। सो बेसिकली लक्ष्य क्या होता है इन मीटिंग्स का, ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन कम करो, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो, जहरीली गैसों को अनुकूलन, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो बदलाव हो रहे हैं, बाढ़ या सूखा, उसके अनुसार खुद को ढालना। ठीक है, कि आपको अब समझना पड़ेगा, जैसा है वैसे रहना पड़ेगा। लचीलापन, यानी कि भाई देशों और समुदायों को इतना मजबूत बनाना कि वे आपदाओं का सामना कर सकें। तो अब जब ये वार्ता होती है क्लाइमेट पे, तो कौन कौन शामिल होता है भाई इसके अंदर? विकसित देश होते हैं, अमीर देश जैसे अमेरिका, यूरोपीय कंट्रीज, विकासशील देश भी होते हैं, भारत, चाइना, अफ्रीकी देश, NGOs भी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जैसे ग्रीन पीस जैसे संगठन है, वैज्ञानिक भी होते हैं बड़े बड़े जो आते हैं इन मीटिंग्स में, जो डेटा और सबूत देते हैं, बताते हैं अर्थ कितना गर्म हो रहा है। कंपनियां भी आती हैं जो कहती हैं कि भाई कैसे हम प्रदूषण कम कर देंगे। सो मतभेद का विषय यही है कि देखो भाई, हिस्टोरिकली तो बड़े देशों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। विकासशील देश ये कहते हैं कि प्रदूषण का मेन कारण है अमीर देश, ठीक है, उन्होंने ही अपना पैसा बनाया है, तो वही अब ज़्यादा पैसा लगाएं और तकनीक दें। आर्थिक विकास की बात करें तो गरीब और विकासशील देशों को डर यही है कि अगर ज़्यादा कड़े नियम बनाओगे तो हमारे यहाँ पे तो आप फैक्ट्रियाँ बंद करवा दोगे। और फंडिंग की बात करें तो अमीर देशों ने सालाना $100 अरब देने का वादा किया था, जिसका विवाद रहता है कि वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, आप इसको समझो। ग्लोबल गवर्नेंस में जलवायु का मुद्दा बहुत पेचीदा है, क्योंकि इसमें देशों के हित और उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जैसे होता क्या है, जो विकसित देश होते हैं ये देश पहले ही अपना विकास कर चुके हैं, तो ये तो कह रहे हैं बिल्कुल भाई बंद कर दो ग्रीन हाउस गैस निकालना। लेकिन जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे देश हैं, उनका तो अभी विकास करना रहता है। वो तो गरीबी को मिटाना उनकी पहली प्राथमिकता है। वो प्रदूषण के बारे में पहले कैसे सोचेंगे अगर उनके लोग भूखे मर रहे हैं। और इसके अलावा विकासशील देश अक्सर 3 प्रमुख मांगे रखते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइमेट का फाइनेंस, अमीर देश आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं, प्रदूषण कम करने वाली टेक्नोलॉजी भी कोई शेयर नहीं कर रहा, जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव हो रहा है, ठीक है, उससे बचने के लिए सहायता कोई नहीं कर रहा। और जलवायु वार्ता पर इतिहास का गहरा साया है, क्योंकि औपनिवेशिक इतिहास आप पढ़ोगे तो बड़े बड़े देशों ने ही दशकों तक कोयला तेल का यूज़ करके अपनी तो बढ़िया इकोनॉमी बना दी है। तो इसी में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत आता है, साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी। दुनिया सबकी है, लेकिन आपने नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है तो आप ज़्यादा काम करोगे। तो कई दशकों तक ये वार्ताएं होती हैं, अक्सर मतलब समझौते करने की बात आती है पर विफलता आती है। इसका मेन कारण क्या है, क्यों ये समझौते कामयाब नहीं होते? सबसे पहले तो संप्रभुता का मुद्दा आ जाता है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कोई बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था आके उसे बताए कि भाई आपको अपना कोयला और तेल कैसे यूज़ करना है। फिर है प्रवर्तन की कमी, इन्फोर्समेंट नहीं होने, मतलब कोई इन्फोर्समेंट ही नहीं है। ग्लोबल गवर्नेंस में आप कोई ऐसी पुलिस तो है नहीं जो जाके अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो आप पकड़ लोगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश पेरिस समझौते के तहत अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर रहा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जुर्माना नहीं हो रहा, बहुत कठिन है। सर्वसम्मति नहीं बन रही। UNFCCC की जो वार्ताएं होती हैं उसमें सर्वसम्मति जो है उसका निर्णय तो लिया जा रहा है, लेकिन यदि एक भी देश विरोध करता है तो समझौता रुक जाता है। इसी वजह से समझौतों की भाषा को इतना हल्का कर दिया जाता है कि वह सभी को मंजूर हो, लेकिन इसका असर कम हो जाता है। और अक्सर जो देश है ना, अक्सर देशों के नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वादे तो कर देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जब वो देश में वापस जाते हैं तो उसको लागू ही नहीं करते। उन्हें लगता है ज़्यादा सख्त नियम करेंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच का ये संघर्ष जो है ना, ये सबसे बड़ी रुकावट है, जिसको नॉर्थ साउथ डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। विकसित देश चाहते हैं कि चाहे अमीर हो या गरीब, आप अपने आज ही ग्रीन हाउस गैस को निकालना बंद कर दो, ठीक है, प्रदूषण फैल रहा है। पर विकासशील देश क्या कर रहे हैं, हमें अपना विकास करना है भाई, हमें गरीबी से बाहर निकालना है, हमें फैक्ट्रियाँ चाहिए, हमारे यहाँ पे मंदी आ जाएगी, GDP गिर जाएगी हमारी। तो सो मेन मांग क्या है? विकसित देश कह रहे हैं सभी भाई बराबरी से कटौती करो, विकासशील देश कह रहे हैं जिम्मेदारी आपकी है, आप करो। पैसों की बात करें तो वे इसे निवेश के रूप में देख रहे हैं, जबकि वे कह रहे हैं कि भाई ये निवेश नहीं है, ये कंपनसेशन है जो आप दोगे। सो ये वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन विकासशील देश हमें ऐतिहासिक घटनाएं बता रहे हैं। धन और तकनीक की कमी, भरोसे का संकट। होता क्या है भाई, जो आपके विकासशील देश होते हैं,
वो क्या कर रहे हैं, विकासशील देश जैसे भारत है, अफ्रीकी देश हैं, वो अपनी उत्सर्जन की कटौती के लिए 3 शर्तें रखते हैं। एक तो आप गारंटी दो कि आप हमें पैसे दोगे, ठीक है, जैसे सोलर पैनल वगैरह लगाना है तो हमें निवेश चाहिए, उसके लिए आप क्लाइमेट फाइनेंस दो हमें, हम लगाएंगे फिर सोलर पैनल, ठीक है, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आपके पास है वो हमें दो। इसके अलावा जो आपदाएं आ रही हैं उससे लड़ने के लिए जो है कुछ हमें मतलब आप मदद करो। लेकिन कमी तो यही आती है ना, मतलब विश्वास की कमी, यो वादा खिलाफी हो जाती है। विकसित देशों ने 2009 में वादा किया था कि 2020 तक वो $100 अरब हर साल देंगे विकासशील देशों को, पर कोई पैसा आता नहीं है। जब फंड नहीं मिलेगा तो भाई वो भी फिर अपना प्रदूषण करते रहेंगे। ऐतिहासिक असमानता और न्याय का संघर्ष, जलवायु वार्ताएं केवल पर्यावरण के बारे में नहीं होती, अन्याय से भी जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उसके बाद आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर किसी ने किया है तो अमेरिका और यूरोप वालों ने किया है। इन्होंने ही कोयले और तेल का यूज़ ज़्यादा करके अपनी तरक्की करी है। और नुकसान किसे हुआ है कि देखो, जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर गरीब और विकासशील देशों पर ही पड़ रहा है, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादा प्रदूषण ही नहीं किया। जो द्वीपीय देश हैं बेचारे छोटे छोटे, वो डूब रहे हैं इनकी वजह से। तो बस यही है, इनको चाहिए कि भाई जो लॉस एंड डैमेज है वहाँ मदद करो, कंपनसेशन वगैरह दो, ठीक है। और वार्ता होती है, पैसा आता नहीं है, बहस होती है, समझौतों में कमजोरी है, ठीक है, जिम्मेवारी लेने के लिए हर कोई अपने बचता रहता है, अविश्वास है, गरीब देशों को लगता है कि उनके साथ कोई न्याय हो नहीं रहा है। कमी क्यों है भाई, नियम सख्त क्यों नहीं है? भले ही दुनिया भर के जो देश है ना वो बड़े बड़े समझौतों पर साइन तो कर देते हैं, पर कोई वादा ही नहीं पूरा कर रहा, तो फिर क्या होगा? जैसे पेरिस समझौते में क्या हुआ था, पेरिस समझौता क्या है कि पेरिस समझौता नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है कि आप खुद तय करो कि आप कितना प्रदूषण कम करोगे, यानी कि नियम ही नहीं है कोई, अब खुद से कौन करेगा, कोई पनिशमेंट नहीं है। यदि कोई देश अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने में विफल है तो कोई जुर्माना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, केवल सद्भावना, हाँ भाई, मतलब कोई बाध्यकारी चीज़ तो है ही नहीं, मतलब सद्भावना पे अच्छी इच्छा रखो, करना है करो, नहीं करना है मत करो, तो इससे थोड़ी ना होता है कुछ। समस्या यही है भाई, जवाबदेही है ही नहीं। देश ऐसे लक्ष्य रखते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई गंभीर कदम कोई उठाता नहीं है। मुफ्तखोरी, कुछ देश सोचते हैं कि अगर दूसरे देश मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों करें भाई, दूसरे को करने दो। और बड़े बड़े देश पीछे हट जाते हैं तो भाई फिर छोटे देशों का भी भरोसा उठ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे एक निकल कर आता है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक कोशिश थी। ये टॉप टू डाउन मॉडल था। इसमें क्या था कि नियम और लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर से नीचे तय किए गए थे और थोपे गए थे, यानी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी। ये मतलब विकसित देशों के लिए अनिवार्य है कि आपको तो मानना ही मानना है, ग्रीन हाउस गैस को नहीं निकालना। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी फेल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लक्ष्य ही पूरे नहीं हो पाए। विकासशील देशों को छूट दे दी गई। भारत और चाइना जैसे देश तो इसमें मतलब वो समझौते में उत्सर्जन कम करने की कानूनी जिम्मेदारी से बाहर रखा गया, क्योंकि वो विकासशील है, ठीक है। और अमेरिका भी इससे बाहर रहा, दुनिया का सबसे बड़े प्रदूषक अमेरिका, वो उस संधि को ही नहीं मान रहा, ठीक है। तो इसका क्या महत्व रह गया? चीन भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल की आड़ में, उसको तो उसमें कोई वो थोपा नहीं गया उस पर, वो अपना आगे बढ़ता जा रहा है भाई। पेरिस समझौता 2015 में हुआ। पेरिस समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल की गलतियों से सीखकर बॉटम अप मॉडल अपनाया। इसमें क्या है, अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम थोपे नहीं जाते, बल्कि इसकी बजाय हर देश खुद तय कर रहा है कि वो कितनी कटौती कर सकता है। इसी को हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जो पीछे आपको बताया था। देखो, क्योटो के उलट ये बिल्कुल अलग है, इसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं, यानी कि ये इसकी सबसे बड़ी जीत है। तो पेरिस समझौते की कुछ कमियां हैं, जैसे इसके टारगेट बहुत वीक हैं। देश अपने खुद टारगेट बनाएगा तो कोई कितना प्रदूषण कम करेगा, थोड़ा बहुत। लागू करने में मतलब लक्ष्य घोषित करना बड़ी बात है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे करना वो हर किसी के बस की नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भरता, ये डिपेंड करता है आपकी कितनी इच्छा है। अमेरिका एक बार इस समझौते से बाहर निकल गया था कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, और एनफोर्समेंट इसमें भी नहीं है, यानी कि इसमें भी कोई सज़ा का प्रावधान अभी तक नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आप ये प्रश्न करके जाते हैं तो ज़रूर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।